हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सत्ता में साझेदारी। बात आती है कि हम सत्ता की साझेदारी करते क्यों हैं, मतलब पावर का जो शेयरिंग होता है क्यों करते हैं। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के पास पूरे पावर दे दिया जाए तो क्या होगा, वो निरंकुश हो जाएगा, जिससे पहले राजा के पास हुआ करती थी। तो इसीलिए हम सत्ता की साझेदारी करते हैं। अब बात आती है कि हम सत्ता की साझेदारी क्यों करते हैं। तो अगर इस आपके जो बुक में दिया हुआ है इसमें देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे बेल्जियम श्रीलंका की बारे में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ बाकी भी देशों के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपको इस ये जो देश है इस इन दोनों के बारे में जान करके बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, जब उदाहरण दिया हुआ तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मेनली क्या क्या आ गया है। जैसे कि अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है बेल्जियम का, और यहाँ पे 2 कलर में बाँटा हुआ है, 3 कलर में इसे देखा जाए। एक कलर ये है पीला वाला कलर, जिसमें कौन से लोग डच भाषी लोग रहते हैं, जिसे फ्लेमिश कहा जाता है। फिर क्या है, रेड वाले एरिया में वेलोन जो लोग रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा-सा एरिया आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है, वो लोग हैं। फिर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट थोड़ा-सा जर्मनी से जो सटा हुआ है, वहाँ जर्मनी भाषा बोला जाता है। अब 3-4 भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो क्या भाषा के आधार पर हम को सत्ता को बाँटें? तो कोई एक मानक नहीं है, अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग आधार पर पावर को बाँटा गया है। यहाँ पे बेल्जियम में जो उदाहरण दिया हुआ है, आप देखिएगा कि भाषा के आधार पर बाँटा हुआ है। अब आता है यहीं से एक शब्द 2 शब्द आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, ठीक है। तो ऐसा प्राय होता है कि जो जिसकी संख्या अधिक है उनकी ही अधिक सत्ता में साझेदारी होती है। मान लीजिए कि अब भारत का ही बात करें, एक लंबे समय तक आज तक क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं उसमें अधिकतर क्या है, अगर धर्म के आधार पे हम देखें, जबकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, फिर भी हिंदू ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तक हम कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं देखे हैं। हाँ, राष्ट्रपति के रूप में हम 2-3 राष्ट्रपति देखे हैं, लेकिन हम धर्म के आधार पे चुने नहीं। लेकिन सीधी बात है कि जब 85% हिंदू है तो उसका जो भी व्यक्ति उनके देश को चलाएगा, वो सीधी सी बात है कि स्वाभाविक सी बात है कि ये हिंदू ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे बेल्जियम की बात दी गई है, तो आप देखिए सबसे अधिक जो एरिया कवर कर रहा है वो कौन है, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे भी एक लंबे समय तक देखिएगा कि यही चीज़ें रही है, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर श्रीलंका के देख लीजिए। श्रीलंका में क्या है कि यहाँ पे आप देखिए 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक सिंहली, जो वहाँ पे 80% सिंहली जाति के लोग हैं। श्रीलंकाई तमिल, जो आपके भारत से जुड़ा हुआ पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो तमिलनाडु से थोड़ा जुड़ता है, वहाँ पे कौन है, श्रीलंकाई तमिल। और भारतवंशी जो थोड़ा-सा आपको इधर-उधर मिलेंगे, और कुछ जो है कि आपको मुसलमान मिलेंगे छूट-फूट कहीं-कहीं पर। तो मैक्सिमम लोग जो सिंहली तमिल हैं वो बौद्ध को मानने वाले हैं। तो आज भी देखिएगा वहाँ पे जो एक लंबे समय तक जो सत्ता पे काबिज लोग हैं वो सिंहली जाति के ही हैं, सिंहली समुदाय के लोग हैं। तो फिर से वही बात आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आता है कि पावर को हम क्या, ये जो अभी 2 आधार मैंने बताया, इस आधार पे बाँटते हैं? तो ऐसा नहीं है, अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरीका अपनाया गया। चलिए अब देखते हैं कि भारत में हम कैसे बाँटते हैं। तो हम बाँटते हैं, भाई सीधी बात है कि हम अपने संविधान के अनुसार से बाँटते हैं। अब इसके लिए आप 2 इमेज देखिए। देखिए भाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि हम पावर को 2 तरह से बाँटते हैं, एक हॉरिज़ॉन्टल और एक है वर्टिकली। अब देखिए यहाँ पे कि मैं आपको पहले बताता हूँ वो हॉरिज़ॉन्टल। देखिए अब यहाँ जो पावर को बाँटा गया है, कैसे बाँटा गया है? हमारा पावर किससे बटेगा? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन 3 भागों में बाँटती है। लेजिस्लेचर के पास पावर देती है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर देती है, जुडिशरी के पास पावर देती है। लेजिस्लेटर मतलब आपका जो विधायिका है, विधायिका जैसे कि देश के अंदर बात करें तो विधायिका कौन है? पार्लियामेंट है, ठीक है। राज्य के अंदर क्या होगा? आपका लेजिस्लेटिव मतलब कि विधानसभा होगा, ठीक है। विधानमंडल बोलेंगे, ठीक है। और जब मैं
देश के अंदर पार्लियामेंट हाउस की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला करके हम पूरे संसद बोलते हैं। राज्य में बात करें तो राज्य में क्या होता है, मेनली विधानसभा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे अपने देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है, और किन किन 6 राज्यों में है ये बात आपको होमवर्क में पता करना है कि किन किन 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। और उस राज्य के राज्यपाल, मतलब विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल मिलाकर के विधान मंडल बोला जाता है। चलिए अब आइए एजुकेटिव, मतलब जिसे बोलते हैं कार्यपालिका। इसमें क्या होते हैं, कार्यपालिका में आपके पूरे के पूरे मंत्री परिषद आते हैं, जो भी आपके कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि डायरेक्ट कानून बनाना काम पार्लियामेंट का है, लागू करना किसका काम है, इनका कैबिनेट मंत्री का। अब ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये दोनों सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखने का काम किसका है, जुडिशियरी का। अगर जुडिशियरी को कुछ भी ऐसा लगे कि एजुकेटिव या लेजिस्लेचर कुछ भी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो उस कानून को वो उस हद तक रोक सकते हैं जिस हद तक कि कानून संविधान की अवहेलना हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा कि ये भी एक तरीका है पावर शेयरिंग का, लेकिन ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं वर्टिकली हम कैसे बांटते हैं पावर को। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने की इमेज है, यहाँ पे क्या है कि इसको 3-4 लेवल में बांटा गया है। पहला लेवल है कि इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे अभी जैसे भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ठीक है। फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आएंगे, ये दोनों एक ही लेवल माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, अब आपके पास 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनके पास अलग अलग पार्टी के आप गवर्नमेंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बिहार में आप देखेंगे कि वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के मिला करके और छोटे छोटे 2-3 पार्टियों की सरकार है। आप तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ पे जो है डीएम की एक पार्टी है, वहाँ की लोकल पार्टी, उसकी सरकार है। आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो वहाँ पे टीएमसी, मतलब तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की सरकार है, ठीक है। उसी तरह अब आज के समय में बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, तो मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, नहीं तो बीजेपी अलायंस की सरकार है, ठीक है। फिर क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। मैक्सिमम वे में क्या होता है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने द्वारा खुद से डायरेक्ट चुनाव होता है, जिसे हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। उसमें आपका गांव के जो मुखिया होते हैं या प्रधान बोला जाता है, उनको जो बीडीसी होते हैं या वार्ड सदस्य होते हैं, उसके बाद जो समिति होती है, प्रमुख होते हैं, उन सभी को हम लोग चुनते हैं जो लोकल स्तर पे कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी मैं बताया, ये सारे के सारे हम कहीं ना कहीं जनता चुनते हैं, ये हो आए हैं इलेक्ट होकर के, ठीक है। लेकिन क्या यही लोग फिर मिल करके पूरे सत्ता को संभालते हैं, ऐसा नहीं है। फिर आता है इन सभी को जो मैं अभी आपको बताया, ये सभी क्या है, अस्थायी है, सभी 5 साल के लिए बनते हैं। फिर ये चुनाव होगा, जीतेंगे तो आएंगे, नहीं तो हार जाएंगे, तो चले जाएंगे, दूसरा कोई आएगा। लेकिन अब एक होता है जिसे अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, वो भी हमारे देश को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपके देश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह, जैसे IAS IPS आप मानते हैं, ठीक है, ये सभी मिलकर चलाते हैं। अब वो क्या है, अस्थायी कार्यपालिका। मान लीजिए एक व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके डीएम बन गया, IAS बन गया, वो सचिव स्तर तक के, कैबिनेट सचिव स्तर के एक अगर एक नौकरशाह बन गया, तो एक लंबे समय तक अपना सेवा देता है। एक व्यक्ति मान लीजिए 20-22 साल में IAS बन जाता है, तो फिर वो समझ लीजिए कि अपने उम्र के 60 साल तक, 65 साल तक वो सेवा देगा, तो एक अस्थाई हो गया। वो बात सही कि यहाँ पे डीएम 6 महीने रहा, कहीं और डीएम 2 साल रहा, लेकिन वो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर सेवाएं अपना देगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं अस्थाई कार्यपालिका। उसका काम ही है कि इन सभी का हेल्प करना। तो वो कैसे आया है, सिलेक्ट होकर के। ये कैसे आए हैं, ये सभी लोग कैसे आए हैं, इलेक्ट होकर के। तो आपको समझ में आ गया, पावर शेयरिंग का कई सारा फॉर्मेट आपने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह अपने अब ये चीज़ें आपको बुक में नहीं दिया था, जो मैंने कोशिश की आपको बताने का। बाकी चीज़ें आपको किताब में पढ़ना पड़ेगा। मैं और कुछ ऐसा हो तो देखता हूँ, बताता हूँ। ये सब एग्जाम्पल दिया, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ पढ़ के समझना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर में नहीं आने वाला है, ना आपको उस तरह करना है, ठीक है।
अब यहाँ बंटवारा के कई सारे तरीका आपको दिया हुआ है। चलिए कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके क्या है। तो अभी आपने देखा वर्टिकली और हॉरिजेंटली, मतलब कि पावर जो फेयरिंग है दो तरीका है, एक वर्टिकली है और एक हॉरिजेंटली है। वर्टिकली में आपने अभी देखा जो लेवल में, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और हॉरिजेंटली में आपने देखा जिसे बोलते हैं कि क्षैतिज विभाजन, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में। ठीक है, बोलता है भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी को उदाहरण देते हुए एक उपयुक्त और नैतिक कारण बताए। तो सीधी बात है, हमारे पास नैतिक कारण ये है कि हमारे यहाँ राज सत्ता नहीं है, हमारे यहाँ पावर फाइनली किसके पास है, जनता के पास है। जनता क्या करती है, इलेक्शन होती है, इलेक्शन में भाग लेती है, वो जिस पार्टी को भी, जिस व्यक्ति को जिताती है, वही हमारी एक फिक्स समय के लिए सत्ता पर काबिज होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक मिनट, हाँ, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्र अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से, अब यहाँ पे 3 अलग अलग दिया हुआ है, 3 बच्चों के बारे में दिया हुआ है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि क्षेत्रीय भाषा और जातीय आधार पर विभाजन होना चाहिए, कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं, जो बड़े देश है वहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद है। फिर तीसरा बच्चा बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन। ये अब आपका अपना अलग अलग मत होगा कि हम सत्ता की पावर को कैसे बांटें, जाति के आधार पर बांटे, धर्म के आधार पर बांटे, भाषा के आधार पर बांटे, है ना। तो ये आपका अपना मत होगा, लेकिन आपका एक सही आंसर देने के लिए आपका जो मैं अभी एग्जाम्पल दिया हूँ वो सभी चीज़ें लिखना होगा कि हम सत्ता की साझेदारी ऐसे करें कि किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक समुदाय के पास न हो, न तो वो दूसरे व्यक्ति पर कहीं ना कहीं निरंकुशता दिखाने लगेगा। बाकी भी कई सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार खुद से पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको अलग से दूंगा, उसको आपको बना करके लाना होगा।